जैसे मित्रों, अब तक के भाग में आपने देखा किस प्रकार महाराजा भोज को वह चमत्कारी अद्भुत सिंहासन प्राप्त होता है और उस सिंहासन में जड़ित 32 कठपुतलियाँ महाराजा विक्रमादित्य के गुण के बारे में बताती हैं और उन्हें सिंहासन पर बैठने से रोक देती हैं। अब तक के भाग में देखा। अब के भाग में आज बताएंगे 22वीं पुतली महाराजा विक्रमादित्य के गुण के बारे में। महाराजा विक्रमादित्य के गुण के बारे में तो दोस्तों 22वीं पुतली क्या बताती है? अनुरोधमती। 22वीं पुतली अनुरोधमती क्या बताएगी? अब के भाग में आज हम सुनेंगे। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। उसके पहले सभी मित्रों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, कहानी शुरू करने के पहले एक बार प्रेम से लिख दीजिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिसके बाद हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और दोस्तों, एक और निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों, अनुरोधमती क्या गुण बताती है, चलिए जानते हैं। राजा विक्रमादित्य अद्भुत गुणग्राही थे। वह सच्चे कलाकारों का बहुत अधिक सम्मान करते थे तथा अस्पष्टवादिता प्रसन्न करते थे। उनके दरबार में योग्यता का सम्मान किया जाता था। चापलूसी जैसे दुर्गुण की उनके यहाँ कोई कद्र नहीं थी। यही सुनकर एक दिन एक युवक उनसे मिलने उनके दरबार तक आता है। दरबार में महफिल सजी हुई थी और संगीत का दौर चल रहा था। वह युवक द्वार पर राजा की अनुमति का इंतजार करने लगा। वह युवक बहुत ही गुणी था, बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञाता था, कई राज्यों में नौकरी कर चुका था। अस्पष्ट वक्ता होने के कारण उसके आश्रयदाताओं को वह दृष्ट नजर आया, अतः हर जगह उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इतनी ठोकरें खाने के बाद भी उसकी प्रकृति तथा व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ सका। वह द्वार पर खड़ा था। तभी उसके कान में वादन का स्वर पड़ा और वह बड़बड़ाया, महफिल में बैठे हुए लोग मूर्ख हैं, संगीत का आनंद उठा रहे हैं मगर संगीत का जरा भी ज्ञान नहीं है। संजीदा गलत राग बजा रहा है लेकिन कोई भी उसे मना नहीं कर रहा है। उसकी बड़बड़ाहट द्वारपाल को अस्पष्ट सुनाई पड़ी। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने उसको संभाल कर टिप्पणी करने को कहा। उसने जब उस युवक को कहा कि महाराज विक्रमादित्य खुद महफिल में बैठे हैं और वह बहुत बड़े कला पारखी हैं, तो युवक ने उपहास किया। उसने द्वारपाल को कहा कि वह कला प्रेमी हो सकते हैं मगर कला पारखी नहीं, क्योंकि संजीदे का दोषपूर्ण वादन उनकी समझ में नहीं आ रहा है। उस युवक ने यह भी बता दिया कि संजीदा किस तरफ बैठा हुआ है। अब द्वारपाल से नहीं रहा गया। उसने उस युवक से कहा कि उसे राजदंड मिलेगा अगर उसकी बात सच साबित नहीं हुई। उस युवक ने उसे सच्चाई का पता लगाने के लिए कहा तथा बड़े ही आत्मविश्वास से कहा कि वह हर दंड भुगतने को तैयार है अगर यह बात सच साबित नहीं हुई। द्वारपाल अंदर गया तथा राजा के कान तक यह बात पहुंचाई। विक्रम ने तुरंत आदेश दिया कि वह युवक महफिल में पेश किया जाए। विक्रम के सामने भी उस युवक ने एक दिशा में इशारा करके कहा कि वहाँ एक वादक की अंगुली दोषपूर्ण है। उस ओर बैठे सारे वादकों की अंगुलियों का निरीक्षण किया जाने लगा। सचमुच एक वादक के अंगूठे का ऊपरी भाग कटा हुआ था और उसने उस अंगूठे पर पतली खाल चढ़ा रखी थी। राजा उस युवक के संगीत ज्ञान के कायल हो गए। तब उन्होंने उस युवक को उसका परिचय प्राप्त किया और अपने दरबार में उचित सम्मान देकर रख लिया। वह युवक सचमुच ही बड़ा ज्ञानी और कला मार्वंग था।
उसने समय समय पर अपनी योग्यता का परिचय देकर राजा का दिल जीत लिया। एक दिन दरबार में एक अत्यंत रूपवती नर्तकी आई। उसके संगीत का आयोजन हुआ और कुछ ही क्षणों में महफिल सज गई। वह युवक भी दरबारियों के बीच बैठा हुआ नृत्य और संगीत का आनंद उठाने लगा। वह नर्तकी बहुत ही सदा हुआ नृत्य प्रस्तुत कर रही थी और दर्शक मुग्ध होकर रस्या वादन कर रहे थे। तभी ना जाने कहाँ से एक भंवरा आकर उसके वक्ष पर बैठ गया। नर्तकी नृत्य नहीं रोक सकती थी और न ही अपने हाथों से भंवरे को हटा सकती थी, क्योंकि भंगिमय गड़बड़ हो जाते। उसने बड़ी चतुरता से सांस अंदर की ओर खींची तथा पूरे वेग से भंवरे पर छोड़ दी। अनायास निकले सांस के झोंके से भंवरा इस डर कर उड़ गया। क्षण भर की इस घटना को कोई भी ना ताड़ सका, मगर उस युवक की आंखों ने सब कुछ देख लिया, सब कुछ। वह वाह वाह करते हुए उठा और अपने गले की मोतियों की माला उस नर्तकी के गले में डाल दिया। सारे दरबारी स्तब्ध रह गए। अनुशासनहीनता की पराकाष्ठा हो गई। राजा की उपस्थिति में दरबार में किसी और के द्वारा कोई पुरस्कार दिया जाना राजा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता था। विक्रम को भी यह पसंद नहीं आया और उन्होंने उस युवक को इस धृष्टता के लिए कोई ठोस कारण देने को कहा। तब युवक ने राजा को भंवरे वाली सारी घटना बता दी। उसने कहा कि बिना नृत्य की एक भई भंगिमा को नष्ट किए, लय ताल के साथ सामंजस्य रखते हुए इस नर्तकी ने जिस सफाई से भंवरे को उड़ाया वह पुरस्कार योग्य चेष्टा थी। उसे छोड़कर किसी और का ध्यान नहीं गया तो पुरस्कार कैसे मिलता। विक्रम ने नर्तकी से पूछा तो उसने उस युवक की बातों का समर्थन किया। विक्रम का क्रोध गायब हो गया और उन्होंने नर्तकी तथा उस युवक दोनों की बहुत ही तारीफ की। अब उनकी नज़र में उस युवक का महत्व और बढ़ गया। जब भी कोई समाधान ढूंढना रहता उसकी बातों को ध्यान से सुना जाता तथा उसके परामर्श को गंभीरता पूर्वक लिया जाता। एक बार दरबार में बुद्धि और संस्कार पर चर्चा छिड़ी। दरबारियों का कहना था कि संस्कार बुद्धि से आते हैं, पर वह युवक उनसे सहमत नहीं था। उसका कहना था कि सारे संस्कार वंशानुगत होते हैं। जब कोई हल ना हुआ तो विक्रम ने एक हल सोचा। उन्होंने नगर से दूर हटकर जंगल में एक महल बनवाया तथा महल में गूंगी और बहरी नौकरानियां नियुक्त की। एक एक करके 4 नवजात शिशुओं को उस महल में उन नौकरानियों की देख रेख में छोड़ दिया गया। उनमें से एक महामंत्री का, एक कोतवाल का तथा एक ब्राह्मण का पुत्र था। 12 वर्ष पश्चात जब वह चारों दरबार में पेश किए गए तो विक्रम ने बारी बारी से उनसे पूछा, कुशल तो है? चारों ने अलग अलग जवाब दिया। राजा के पुत्र ने सब कुशल है कहा, जबकि महामंत्री के पुत्र ने संसार को नाश्वर बताते हुए कहा, आने वाले को जाना है तो कुशलता कैसी? कोतवाल के पुत्र ने कहा कि चोर चोरी करते हैं और बदनामी निरपराध की होती है। चोर चोरी करते हैं, बदनामी निरपराध की होती है। ऐसी हालात में कुशलता की सोचना बेईमानी है। सबसे अंत में ब्राह्मण पुत्र का जवाब था कि आयु जब दिन ब दिन घटती जाती है तो कुशलता कैसी? चारों के जवाब को सुनकर उस युवक की बातों की सच्चाई सामने आ गई। राजा का पुत्र निश्चिंत भाव से सब कुछ कुशल मानता था और मंत्री के पुत्र ने तर्कपूर्ण उत्तर दिया। इसी तरह कोतवाल के पुत्र ने न्याय व्यवस्था की चर्चा की, जबकि ब्राह्मण पुत्र ने दार्शनिक उत्तर दिया। सब वंशानुगत संस्कारों के कारण हुआ।
सबका पालन पोषण एक वातावरण में हुआ, लेकिन सबके विचारों में अपने अपने संस्कारों के अनुसार भिन्नता आ गई। सभी दरबारियों ने मान लिया कि उस युवक का मानना बिल्कुल सही है, उस युवक का मानना बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद वैष्णवी पुतली कहती है, महाराजा भोज, क्या आपके अंदर ये गुण विद्यमान है? क्या आपके अंदर ये गुण विद्यमान है? अगर आपके अंदर ये गुण विद्यमान है तो आप आसन पर आइए, आपका स्वागत। महाराजा भोज 2 मिनट के लिए रुकते हैं, फिर वापस अपने राजमहल चले जाते हैं। राजमहल चले जाते हैं। पूरा दिन रात सोचने के बाद अगले दिन फिर पुनः उसी विधि विधान के अनुसार सिंहासन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सिंहासन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फिर 23वीं पुतले धर्मवती पुतली कहती है, रुक जाइए महाराजा भोज, अभी आप रुक जाइए। क्या महाराजा विक्रमादित्य के एक गुण आपके अंदर विद्यमान हैं? सुन लीजिए, अगर ये गुण विद्यमान है तो आपका इस सिंहासन पर स्वागत है। फिर राजा भोज हाथ जोड़कर कहते हैं, बताइए धर्मवती, कौन से गुण हैं महाराजा विक्रमादित्य के, आप बता दीजिए। फिर धर्मवती बताना शुरू कर दी। एक बार राजा विक्रमादित्य दरबार में बैठे थे और दरबारियों से बातचीत कर रहे थे। बातचीत के क्रम में दरबारियों में इस बात पर वहाँ छिड़ गई कि मनुष्य का जन्म से बड़ा होता है, मनुष्य जन्म से बड़ा होता है या कर्म से। बहस का अंत नहीं हो रहा था, क्योंकि दरबारियों के 2 गुट हो चुके थे। एक कहता था कि मनुष्य जन्म से बड़ा होता है क्योंकि मनुष्य का जन्म उसके पूर्व जन्मों का फल होता है। अच्छे संस्कार मनुष्य में वंशानुगत होते हैं। जैसे राजा का बेटा राजा होता है, उसका व्यवहार भी राजाओं की तरह रहता है। कुछ दरबारियों का मत था कि कर्म ही प्रधान है। अच्छे कुल में जन्मे व्यक्ति भी दुर्व्यसनों से आदी हो जाते हैं और मर्यादा के विरुद्ध कर्मों में लीन होकर पतन की ओर चले जाते हैं। अपने दुष्कर्मों और दुराचार से चलते कोई सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करते और सर्वस्व तिरस्कार पाते। इस पर पहले गुट ने तर्क दिया कि मूल संस्कार नष्ट नहीं हो सकते। जैसे कमल का पौधा कीचड़ में रहकर भी अपने गुण नहीं खोता, गुलाब कांटों पर पैदा होकर भी अपनी सुगंध नहीं खोता, और चंदन के वृक्ष पर सर्वों का पास होने से भी चंदन अपनी सुगंध नहीं खोता और शीतलता बरकरार रखता है, कभी भी विषैला नहीं होता है। दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों द्वारा अपने को सही सिद्ध करने की कोशिश करते रहे। कोई भी अपना विचार बदलने को राजी नहीं था। विक्रम चुपचाप उनकी बहस का मजा ले रहे थे। जब उनकी बहस बहुत आगे बढ़ गई तो राजा ने उन्हें शांत रहने का आदेश दिया और कहा कि वह प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा करेंगे, प्रत्यक्ष उदाहरण द्वारा इसको पेश किया करेंगे। उन्होंने आदेश किया कि जंगल से एक सिंह का बच्चा पकड़कर लाया जाए। तुरंत कुछ शिकारी जंगल गए और एक सिंह का नवजात शावक उठाकर ले आए। उन्होंने एक गडेरिये को बुलाया और उस नवजात शावक को बकरी के बच्चों के साथ साथ पालने को कहा। गडेरिये के समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन राजा का आदेश मानकर वह शावक को ले गया। शावक की परवरिश बकरी के बच्चों के साथ साथ होने लगी। वह भी भूख मिटाने के लिए बकरियों का दूध पीने लगा। जब बकरी के बच्चे बड़े हुए तो घास और पत्तियों चरने लगे। शावक भी पत्तियों के चाव से खाता। कुछ और बड़ा होने पर दूध तो वह पीता रहा, मगर घास और पत्तियों चाह कर भी नहीं खा पाता था। एक दिन जब विक्रम ने उसे शावक का हाल बताने के लिए बुलाया तो उसने उन्हें बताया कि शेर का बच्चा एकदम बकरियों की तरह व्यवहार करता है। उसने राजा से विनती की कि उसे शावक को मांस खिलाने की अनुमति दी जाए, क्योंकि शावक को अब घास और पत्तियां अच्छी नहीं लगती। विक्रम ने साफ मना कर दिया और कहा कि सिर्फ दूध पर उसका पालन पोषण किया जाए।
गडेरिया उलझन में पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि महाराज एक मांस भक्षी प्राणी को शाकाहारी बनाने पर क्यों तुले हैं। वह घर लौट आया। शावक जो कि अब जवान होने लगा था, सारा दिन बकरियों के साथ रहता और दूध पीता। कभी कभी बहुत अधिक भूख लगने पर घास पत्तियाँ भी थोड़ा बहुत खा लेता। अन्य बकरियों की तरह जब वह शाम में उसे दरवे की तरफ हाँका जाता तो चुपचाप सर झुकाए बढ़ जाता तथा बंद होने पर कोई प्रतिरोध नहीं करता। एक दिन जब वह अन्य बकरियों के साथ चल रहा था तो पिंजरे में बंद एक सिंह को लाया गया। सिंह को देखते ही सारी बकरियां डरकर भागने लगी, तो वह भी उनके साथ दुम दबाकर भाग गया। उसके बाद राजा ने गडेरिये को उसे स्वतंत्र रूप से रखने को कहा। भूख लगने पर उसने खरगोश का शिकार किया और अपनी भूख मिटाई। कुछ दिन स्वतंत्र रूप से रहने पर वह छोटे छोटे जानवरों को मारकर खाने लगा, लेकिन गडेरिये के कहने पर पिंजरे में शांतिपूर्वक बंद हो जाता था। कुछ दिनों बाद उसका बकरियों की तरह भीरू स्वभाव जाता रहा। एक दिन जब फिर से उसी शेर को जब उसके सामने लाया गया तो वह डर कर नहीं भागा। शेर की दहाड़ उसने सुनी तो वह भी पूरे स्वर से दहाड़ा। राजा अपने दरबारियों के साथ सब कुछ गौर से देख रहे थे। उन्होंने दरबारियों को कहा कि इंसान में मूल प्रवृत्तियां शेर के बच्चे की तरह ही जन्म से होते हैं। अवसर पाकर वह प्रवृत्तियां सदा उजागर हो जाती हैं, जैसे कि शावक के साथ हुआ। बकरियों के साथ रहते हुए भी उसकी सिंह वाली प्रवृत्ति छिप नहीं गई थी, मगर स्वतंत्र रूप से विचरण करने पर अपने आप प्रकट हो गई। उसे यह सब किसी ने नहीं सिखाया, लेकिन मनुष्य का सम्मान कर्म के अनुसार किया जाना चाहिए। सभी सहमत हो गए, मगर एक मंत्री राजा की बातों से सहमत नहीं हुआ। उसका मानना था कि विक्रम राजकुल में पैदा होने के कारण ही राजा हुए, अन्यथा 7 जन्मों तक कर्म करने के बाद भी राजा नहीं होते। राजा मुस्कुरा कर रह गए। समय बीतता रहा। एक दिन उनके दरबार में एक नाविक सुंदर फूल लेकर उपस्थित हुआ। फूल सचमुच विलक्षण था और लोगों ने पहली बार इतना सुंदर लाल फूल देखा था। राजा फूल के उद्गम स्थल का पता लगाने भेज दिया। वह दोनों उस दिशा में नाव को बढ़ाते गए जिधर से फूल बहकर आया था। नदी की धारा कहीं अत्यधिक सकरी थी और कहीं तीव्र हो जाती, कहीं चट्टानों के ऊपर से बहती थी, कहीं दुर्गम रास्ता था। बहते बहते नाव उस जगह पहुँची जहाँ किनारे पर एक अद्भुत दृश्य था। एक बड़े पेड़ पर एक योगी उल्टा लटका हुआ था और वह जंजीरों से जकड़ा हुआ था। जंजीरों का जकड़ से उसके शरीर पर कई गहरे घाव बन गए थे। उन घावों से रक्त चू रहा था जो नदी में जाकर बह रहा था, जो नदी में जाकर गिरते ही रक्तवर्ण पुष्पों में बदल जाता था। कुछ दूरी पर ही कुछ साधु बैठे तपस्या में लीन थे। जब वह कुछ और फूल लेकर दरबार में वापस लौटे तो मंत्री ने राजा को सब कुछ बताया। तब विक्रम ने उसे समझाया कि उस उल्टे लटके योगी को राजा समझो और अन्य साधरत सन्यासी उसके दरबारी हुए। पूर्व जन्मों का यह कर्म उन्हें राजा या दरबारी बनाता है। अब मंत्री को राजा की बात समझ में आ गई। उसने मान लिया कि पूर्व जन्म के कर्म के फल के रूप में ही किसी को राजगद्दी मिलती है। यह कहानी सुनाने के बाद 23वीं पुतली पूछती है, महाराजा भोज, क्या आपके अंदर एक गुण विद्यमान है? अगर ये गुण आपके अंदर विद्यमान है तो आप अंदर पधारिए, आप आइए, आपका सिंहासन पर स्वागत है। अगर ये गुण नहीं विद्यमान है
तो आप सिंहासन पर नहीं बैठ जाइए, आप वापस जाइए और इस गुण को प्राप्त करिए, फिर आइए। महाराजा भोज वापिस हो जाते हैं राजमहल। वापिस राजमहल आने के बाद पूरी रात उस पर चिंतन करते हैं। चिंतन करने के बाद फिर अगले दिन जैसे ही सिंहासन की तरफ बढ़ते हैं, अगले दिन जैसे ही सिंहासन की तरफ बढ़ते हैं, फिर 24वें पुतली करुणावती उन्हें रोक देती, कहती है रुक जाइए महाराजा भोज, अभी आप सिंहासन पर नहीं बैठ सकते, अभी आप सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हैं। फिर महाराजा भोज सोचते हैं अब हमने तो इतनी गुण प्राप्त कर लिए, अब किस गुण की बात होगी, अब हमें कौन सा गुण सीखने को मिलेगा जो अभी हम नहीं बैठ सकते। फिर वह रुकते हैं, 2 मिनट रुकने के बाद फिर वह पूछते हैं करुणावती बताइए अब कौन से गुण सीखने हैं, कौन सा वह 24वां गुण है महाराजा विक्रमादित्य का, बताइए, हम उस गुण को जरूर सीखेंगे, अगर गुण मेरे अंदर नहीं होगा तो तभी आप। फिर करुणावती बताना शुरू करते हैं। मित्रों, अब यहाँ पर बताएगी करुणावती वो गुण कौन से हैं। इसको हम दोस्तों अगले भाग में देखेंगे। भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहाँ पे जा कर के पूरे भाग को सुनिए। इसमें महाराजा भोज और महाराजा विक्रमादित्य के 32 गुणों का पूरा खजाना मिलेगा, आपको पूरी कहानी मिलेगी। हर एक भाग का हर एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप घर पर बैठिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए, क्योंकि आदमी के ये जो ज्ञान है, ज्ञान अद्भुत ज्ञान होता है। ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है, आदमी का ज्ञान ही सबसे बड़ा शक्ति है। अगर आदमी के पास ज्ञान है तो दुनिया की कोई भी ताकत आदमी को नहीं हरा सकती। इसलिए हमने अपने इस कहानी के चैनल पर अच्छे अच्छे ज्ञानों को लाकर आप लोगों तक पहुंचाते हैं। आप घर पे रहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले भाग में करुणावती कहानी के साथ। तब तक आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। मित्रों, एक निवेदन है, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर एक बार प्रेम से लिख दीजिए जय श्री राम, और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हर एक कहानी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।